बहुत ही बढ़िया सिटी है हिंदुस्तान की। और आज हम इंदौर के सब रियल एस्टेट डेवलपर्स और ब्रोकर से बात करेंगे। जैसा हम हर सेशन में करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम प्रभु से, ऊपर वाले से याद करके प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मुझे मेरे साथ जुड़ जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Thank you, friends. I am Vinod Thakkar, founder and CEO of Square Feet India, and welcome back once again to Broker Ki Pathshala. And we are in season 5, and today we are going to have a session 46. On behalf of every one of you, I would like to welcome Mr. Bhupesh Vyas from Indore, Bhupesh Vyas Group, Mr. Pankaj Ramani from MGR Group, Mr. Gajendra Naran from Total Realty Solution, and Mr. Vinod Verma from Nishtha Real Estate. आप सबका तहे दिल से ब्रोकर की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टुडे। एंड आज हम इंदौर के बारे में बात करेंगे। और बिफोर वी जंप इनटू द डिस्कशन अबाउट इंदौर, लेट मी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टुडे। आज का दिन बहुत ही शुभ है। हर सेशन में हम बात करते आ रहे हैं कि ब्रोकर की पाठशाला इज गोइंग टू स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फिजिकली फॉर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर न्यू कमर्स, जिनको ये इंडस्ट्री में करियर बनाना है। तो मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जुलाई फर्स्ट वीक से हम ब्रोकर की पाठशाला का पहला जो बेसिक कोर्स है, जिसको हम एबीसी ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस कहते हैं, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और उसका रजिस्ट्रेशन हम आज से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि केवल 25 सीट है उसके अंदर। तो जिनको भी एक कोर्स करने में इंटरेस्ट होगा वो आज रजिस्टर करा सकते हैं। उनके डेट्स वगैरह बहुत ही जल्द हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सो कैन वी हैव दैट स्लाइड रुखसार अबाउट द ब्रोकर की पाठशाला एबीसी ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकरेज? इफ इट इज रेडी, वी कैन जस्ट शो इट ऑन द पेज. Sir, can we have the slide? Yes, friends. Thank you, भूपेश जी, पंकज जी, विनोद जी एंड गजेंद्र जी। आप सबसे गुजारिश है कि इसको इनोग्रेट करें। ये मेरे दिल की बहुत करीब था। बहुत सालों से मैं सोचता था कि जो मैं सीखा हूँ पिछले 35 सालों में रियल एस्टेट में, वो मैं वापस हमारे नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहता हूँ। सो विल बी लॉन्चिंग इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। हमारे ट्रेनिंग सेंटर का इंटीरियर चालू है अभी। सो द फर्स्ट बेसिक एबीसी ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस, जो भी जिनको भी इच्छा है वो, दिस लोकेशन विल बी इन दहीसर। इट इज इन वेस्टर्न सबर्ब ऑफ मुंबई। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट होगा, वहां से हम शुरुआत करेंगे और आगे चल के हम पूरे हिंदुस्तान में सब जगह पे जाके ये कोर्स करना चाहेंगे। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका कोऑपरेशन चाहिए इसके लिए। थैंक यू रुखसा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई विनोद भाई, बहुत ही इनोवेटिव थॉट है और रियली ऐसा लगता है इस फ्रेटर्निटी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको विनोद जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम इंदौर के बारे में बात करेंगे, इंदौर के रियल एस्टेट के बारे में जानेंगे। पिछले कुछ सालों से इंदौर में क्या हुआ, किस तरीके का प्रोफेशनलिज्म आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और आपको इंदौर में इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना चाहिए, और आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना मुनाफा हो सकता है। तो सबसे पहले हम हमारे गेस्ट के बारे में जानेंगे। पहले भूपेश भैया, आपसे गुजारिश है कि कुछ आप अपने बारे में बताइए। विनोद जी, मैं लगभग पिछले 27 सालों से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ इंदौर में।
काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं इंदौर में, सब गगन भाई और इन्होंने भी देखे हुए हैं। और एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, मेरा छोटा ब्रदर रुपेश व्यास, दीपेश व्यास, हम सब मिलके रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, और एक इंटीरियर आर्किटेक्चर फर्म भी है हमारी, और साथ में यूपीसी डोर्स एंड विंडोज का भी एक इंडस्ट्री है। वो भी पूरे सेंट्रल इंडिया में हम पूरा एक अच्छे ब्रांड के रूप में, वेंटिलिया के ब्रांड के रूप में काम करते हैं। तो रियल एस्टेट में भी रेसिडेंशियल, कमर्शियल और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यू आर फ्रॉम इंदौर, भूपेश जी, आपका जन्म कहाँ से है? इंदौर, इंदौर, इंदौर से इंदौर belong से है? करता हूँ, आपकी शुरू से। स्कूलिंग वगैरह सब एजुकेशन इंदौर में हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है आपका, कैन आई आस्क यू? बीकॉम, एमकॉम और फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अरे वाह, क्या बात है, बीकॉम एमकॉम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। आई थिंक आप शायद बहुत कम ऐसे डेवलपर को मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर। मैं ये बात पिछले 35 साल से कहता आ रहा हूँ, जहां पे भी मौका मिलता है, कि रियल एस्टेट एक ऐसा अनऑर्गेनाइज बिजनेस पहले था कि रियल एस्टेट डेवलपर और सिविल इंजीनियर, ये दो कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। मुझे लगता है 100 में से शायद 2 या 3% डेवलपर ऐसे हैं भूपेश जी पूरे इंडिया में, जिनके पास या तो आर्किटेक्ट है या टेक्निकल नॉलेज है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। और वो होने से बहुत फर्क पड़ता है। जो आप बनाते हैं वो बनाने के पीछे आपके बहुत सारे थॉट्स होते हैं, टेक्निकल थॉट्स होते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर है तो वो मेडिकल से है, और डॉक्टर है तो अलग बात है। बहुत सारे लोग पढ़ के डॉक्टर बनते, छोटे छोटे गांव में, हम जिसको वैद्य बोलते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो डॉक्टर कहलाते हैं। तो विनोद, बहुत खुशी हुई है जान के कि आप सिविल इंजीनियर है और डेवलपर है। हाँ विनोद जी, मैंने क्या फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर से ही काम स्टार्ट कर दिया था। हाँ, पर बीकॉम एमकॉम के बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं यार, एजुकेशन भी इस फील्ड में जरूरी है। तो फिर पार्ट टाइम डिप्लोमा किया मैंने। क्या दिन बात में है, साइट पे रहता था और शाम को 6 से 8 क्लासेस जाता था, बहुत कॉलेज बढ़िया जाता था। सर। बहुत बड़ी बात है सर, ये आपकी धगस है कि आप जो भी प्रोफेशन करना चाहते हो उसमें आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। जी, थैंक यू भूपेश जी। और एक बार फिर आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है ब्रोकर की पाठशाला में। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। पंकज भैया, आपके बारे में बताइए सर। सर विनोद जी, सबसे पहले तो आपको congratulations आपके नए वेंचर के लिए। आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अभी आ रही है सर, प्लीज। सर विनोद जी, आपको सबसे पहले शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस नए आपके वेंचर की। थैंक यू। सर सर हम लोगों का भी जो बिजनेस है रियल एस्टेट में करीब 25 साल से ऊपर हो गए हैं। वो जॉइंट फैमिली बिजनेस है, और हम लोगों ने शुरू किया था कॉलोनाइजिंग से, शुरू किया था हम लोगों ने, और जो कि फिर इंडिविजुअली ऐसे धीरे धीरे हम लोग पिछले 12 साल से कंस्ट्रक्शन में हैं। पहले इंडिविजुअल बिल्डिंग्स बनती थी, जो पहले टाउनशिप, अब आजकल तो टाउनशिप्स वाला कंसेप्ट आ चुका है, तो कैंपस वगैरह भी सब बिल्टअप का काम ज्यादा हो रहा है। और कॉलोनाइजिंग का अभी भी हम प्लॉटिंग भी करते हैं और हम लोग बिलीव करते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स में हम लोग क्वालिटी बिल्टअप करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, ताकि क्या है, कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और लॉन्ग टर्म काम करने के लिए इजी रहता है। आज क्वालिटी करेंगे तो कुछ ना कुछ रोज सीखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में मतलब मेरे ख्याल से वो बेनिफिशियल रहता है। एक्सेलेंट। पंकज जी, आप भी बॉर्न एंड बॉट अप इंदौर से है कि कोई दूसरे सिटी से आए इंदौर? इंदौर, प्रॉपर इंदौर से। अच्छा, वेरी गुड सर। थैंक यू वंस अगेन, वेलकम टू ब्रोकर की पाठशाला। अब विनोद भैया, नाम आपका और मेरा थैंक एक यू, ही जैसा है तो थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। आपके बारे में बताइए विनोद जी। जी सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, जो नमस्कार। सुन रहे हैं और जो अपने साथियों सबको भी नमस्कार। और विनोद जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोशिश करेंगे कि आपके इस वेंचर का हम भी थोड़ा बहुत लाभ उठा पाएं। बस। मैं विनोद वर्मा, निष्ठा रियल एस्टेट के नाम से पिछले 16 सालों से इंदौर में प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूं, और लगभग 2010 से मैंने सिर्फ कमर्शियल फील्ड ही चुनी है। तो मैं कमर्शियल मेनली कारपोरेट लीजिंग का काम करता हूं इंदौर में, और करीबन अभी तक 30 से अधिक ब्रांड्स के साथ में इंदौर में कारपोरेट लीजिंग का काम कर रहा हूँ। साथ ही प्री लीज प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और इंडस्ट्रियल लैंड का काम करता हूँ। जैसे छोटा सा परिचय है सर आपके भाई का। आप कहाँ से है? मैं आप, इंदौर से ही हूँ सर, मैं इंदौर से ही हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ। और आपकी एजुकेशन क्या है? मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ सर, बायो।
बायो BSc, मतलब yes, बीएससी sir. केमिस्ट्री, क्या Yes, बात sir. है। मैंने भी बीएससी केमिस्ट्री किया है, आपने Oh, भी बीएससी good. केमिस्ट्री किया है, नाम भी दोनों के एक जैसे हैं। जी सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच विनोद जी। थैंक यू, वेलकम। हमारे मित्र गजेंद्र जी, मैं जब पहली बार इंदौर आया तब से इंदौर से एक स्पेशल कनेक्शन भी बन गए, बहुत सारे लोगों से दोस्ती हो गई। और मुझे याद है जब मेरा सेशन चालू था और मैंने ट्रेनिंग सेशन में 4-वे टेस्ट रोटरी के बारे में बात किया था कि हमारे बिजनेस के अंदर एथिक्स कैसे लेके आए। और जैसे सेशन पूरा हुआ तो ये यंग बंदा आया सामने मेरे, बोला यार मैं भी रोटरी में मेंबर हूँ। एंड वहां से लेके जब आज देखता हूँ रोटरी में तो बहुत सारे आयाम आपने क्रिएट किए ही है। आप लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं इंदौर के डिस्ट्रिक्ट से। तो गजेंद्र जी बहुत अच्छा लगता है आज आपको साथ में देख के, और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए छोटी चीज आपकी कहाँ से कहाँ लेके जाती है रिलेशनशिप में। तो आपके बारे में थोड़ा और बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार साथियों, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कंसल्टेंट्स, साथी बिल्डर्स, सभी को इंदौर का नमस्कार। जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊं उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शख्स यहाँ पर विनोद ठक्कर जी बैठे हैं, जो हमारे रोटेरियन भी हैं, जो हमारे साथी कंसल्टेंट भी हैं, मेरे मेंटर हैं, ऐसा समझता हूं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम शिद्दत से फॉलो करें तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो चाहे इनके फेसबुक के मैसेजेस हो, चाहे इनकी वर्कर्स की पाठशाला हो, चाहे इनका वे ऑफ वर्किंग हो, जीने का तरीका हो, ये सारी चीजें विनोद भाई से हम सभी आदर्श के रूप में सीखते हैं। और बहुत अच्छे, आप अगर कुछ लोग अगर उनके Facebook पे नहीं जुड़े हो, दोस्त ना बने हो, तो आप जुड़िए और आप उनके अलग अलग आयाम देखेंगे जिंदगी के कि किस तरह से अपनी जिंदगी को एंजॉय किया जा सकता है, किस तरह से बिजनेस को एक पैशन के रूप में एंजॉय किया जा सकता है, और साथ ही किस तरह से हम सोशल सर्विस को भी अपनी जिंदगी में अच्छे से अपना कर अपनी चेंज दे सकते हैं। तो इस तरह से विनोद भाई को भैया अपने बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। से जो है धन्य है। जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है, मैं विनोद भैया आया हुआ हूँ, यहाँ से पास में एक जगह है मंदसौर कर। हाँ हमारे जो फोर्स थे जब 1951 का पार्टीशन हो रहा था, उसके पहले पाकिस्तान वाले एरिया से आकर इस एरिया में क्लॉथ का बिजनेस करते थे। और जब स्थितियां खराब हुई तो मंदसौर करके एक एरिया में पूरे परिवार वहां से शिफ्ट हुए। और यहाँ पर फिर बिजनेस उन्होंने देखा कि किस तरह के ऐसे कौन से बिजनेस है जो किए जा सके। वहां से हमने पहली दाल और बेसन प्लांट जो होता है उसके अंदर पूरी फैमिली एंटर हुई। मुझे एजुकेशन में इंदौर आना पड़ा, दिल्ली कॉलेज में स्कूलिंग करी, फिर मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद MBA मैंने फाइनेंस में किया, फिर LLB किया। पैशन, एजुकेशन पैशन होने से लास्ट 6 इयर्स में मैंने अपना इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर अपनी PhD कंप्लीट करी। और वर्तमान में MA कर रहा हूँ योग के अंदर। क्या बात है। यह कुछ एजुकेशन की तरफ एक डिवोशन था। फील्ड मेरा कुछ इस तरह चेंज हुआ कि साथ में कुछ रियल एस्टेट के हम इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते थे, और फिर ऐसा लगा कि शायद यह फील्ड मेरे को मेरे पैशन के ज्यादा करीब है। यहाँ से मार्केटिंग ऑफ रियल एस्टेट इन इंदौर के लिए हमने एक कंपनी बनाई, प्रॉपर्फुली अपने, जिसका नाम टोटल रियल्टी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और बेसिकली इसमें हम प्रोजेक्ट्स की जो मार्केटिंग होती है पूरी अंडरटेक करके और अपनी पूरी टीम के साथ कोशिश करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को अच्छे से हम सेल ऑफ कर सकें। साथ में ओपन बिजनेस तो है ही, और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो है उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहता है, और अब हम कुछ अलग दूसरी चीज में भी आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच गजेंद्र भैया। हर एक शहर का एक मिजाज है। हिंदुस्तान की सबसे अच्छी चीज है कि हर 100 किलोमीटर के आगे जाते हैं तो बोली बदलती है, रहने के रहन सहन बदलता है, कल्चर अलग है, लोकेशन अलग है, और हर सिटी का अपना एक मिजाज है। तो भूपेश भाई आप लोग सब ज्यादा करके इंदौर से है, तो आपके लिए आपकी सिटी क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिल से एकदम करीब है? अगर कोई आपको पूछे कि आपके लिए इंदौर के क्या मायने है, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या है, इंदौर के लोग एक तो सबसे पहले तो क्या है कि ये खाने पीने वालों का शहर बहुत है सर, बहुत है। मुझे अनुभव हो गया है। है। और खर्चा करने वालों का शहर है। दिल Yes. से लोगों को खर्चा करने की एक अच्छी आदत है, जिससे Yes. कि और क्या हो रहा है कि इंदौर में सामाजिक जो एक ताना बाना इस तरह का है कि सभी मिक्स कल्चर के लोग रहते हैं, तो दूसरी शहरों से भी जो लोग आए हुए हैं उनको भी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है।
करेक्ट। लोकल लोग जो है वो भी काफी अच्छे हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, आर्थिक दृष्टि से भी वे काफी अच्छे हैं, जिससे कि उनकी जो परचेसिंग पावर है वो काफी अच्छी है। यस। तो सभी यानी सारी इंडस्ट्रियों में जो इस कारण से काफी अच्छा है। दूसरा एक और ये है कि जो सराउंडिंग 200 किलोमीटर के 300 किलोमीटर के एरिया में कोई भी कमर्शियल सिटी नहीं होने से हाँ। उसका भी पूरा जो एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो भी इंदौर आती है, स्टूडेंट्स आते हैं या ये आते हैं, तो उसका भी पूरा एडवांटेज इंदौर को मिलता है। यस पवन जी, आपके लिए इंदौर के क्या मायने हैं? जी। हाँ जी, हाँ जी। सर, इंदौर मैंने जो जितना मैं जानता हूँ, इंदौर एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब जैसे भूपेश भैया ने भी बताया अभी, मतलब पूरे देश से कोई भी इंदौर में अगर आता है तो उसको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को वापस जाना। करेक्ट। मतलब इंदौर का क्लाइमेट बोलो, तो बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है, मतलब मीडियम पे इस पे लोग एंजॉय करते हैं इंदौर। और पिछले कुछ सालों में आप देखोगे, 10-15 सालों में तो एजुकेशन भी अच्छा हो गया है, मेडिकल बहुत अच्छा हो गया है, रोड कनेक्टिविटीज आसपास की जो शहर इंडस्ट्रियल अच्छा हो गया है, तो मतलब कि पूरे देश में इंदौर का एक नाम हो गया है, स्पेशली पिछले 6 सालों से जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जब से आया है, यस। तो उसके वजह से बल्कि पूरे देश में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के नजर में है इंदौर, और इन्वेस्टर्स और जो बाहर भी जो लोग एनआरआईज रहते हैं वो इंदौर, उनको अब नॉलेज में है कि इंदौर भी एक जगह है और वो काफी लोगों को एक अट्रैक्शन है इंदौर की तरफ। तो मतलब कि इंदौर एक अच्छी जगह है। करेक्ट। वेरी गुड। यस गजेंद्र भाई, आपके लिए इंदौर के क्या मायने हैं? मतलब सर, जो बात सुरेश जी और पंकज जी ने कही, इसमें कि 5 साल से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया की बात हो या खान पान की बात हो, उसमें एड ऑन करते हुए मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंदौर और मध्य प्रदेश का आगे बढ़ने का एक हिस्सा है। साथ में यहाँ बहुत ज्यादा राइट्स या इस तरह की चीजें नहीं होती। एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हम एक इंदौर को देख सकते हैं, और इसमें जो एक इंदौर के एरिया से दूसरे एरिया में जाना हो, जो मूवमेंट है बहुत इजी है। हम अपने व्हीकल कहीं भी 30-45 मिनट में हम पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की सिस्टम होने के कारण इसी जगह जो प्रोग्रेसिव है और साथ ही एक्सेसिबल है, ये दोनों चीजें भी समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंदौर के। एक्सेलेंट। यस विनोद भैया, आपके लिए क्या इंदौर क्या मायने रखता है? मेरे लिए इंदौर मीन्स हैप्पीनेस। वाह, क्या बात है। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं इंदौर में। Very good. आप जैसे कभी आप जब भी इंदौर आएंगे तो आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि आप मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इंदौर के बहुत लोग अच्छा लग रहा है। इंदौर के लोग जितनी आत्मीयता से अपनेपन से भरे हुए हैं, शायद ही किसी दूसरी सिटी में आपको ऐसा मिले। इंदौर में से ऐतिहासिक स्थल तो यही सही, राजवाड़ा, खजाना मंदिर, गणेश मंदिर। साथ ही इंदौर के पास में आप देखेंगे तो 150-60 किलोमीटर पे उज्जैन पड़ता है, जो कि बड़ा ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर। और दूसरी तरफ चले जाएंगे तो ओंकारेश्वर है। क्या बात है। दोनों तरफ यदि आप देखते हैं तो धार्मिक स्थल से भी इंदौर जुड़ा हुआ है। और इंदौर व्यावसायिक राजधानी तो यही सर मध्य प्रदेश की, जितना भी बिजनेस है सर इंदौर में ही है। वाह, इंदौर इज ऑल ओवर, सबके ऊपर ही है। क्या बात है। और मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं तो मैं 2 बार इंदौर आया, लेकिन पहली बार जब मैं इंदौर आया, और मुझे लगता है इंदौर जैसी मेहमान नवाजी मैंने पूरे हिंदुस्तान में, मैं घुमा हूं बहुत सारे सिटी हाँ। एसोसिएशन में, एनआर इंडिया में तकरीबन 22-23 सिटी में ट्रेनिंग किया है, बट इंदौर जैसी मेहमान नवाजी मैंने मेरी लाइफ में किधर भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने कोई और सेव जरूर खाए होंगे। हाँ मतलब आप खाने से लेके सब चीज देख लो, लोग खुश थे। और पूरा दिन कैसे, सुबह 6 बजे में आया था और रात को 11 बजे एयरपोर्ट तक लोगों को इतना, मतलब अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आई कैन फील दैट एक्सपीरियंस। और भूपेश जी, आपके प्रोजेक्ट में खाना खाने के बाद स्पेशल हम लोग आए थे। जरूर जरूर, बिल्कुल याद है। बिल्कुल। बहुत मतलब बहुत मजा आया था मुझे, बहुत ही जिंदा दिल सिटी है इंदौर। यस सर। तो अब हम हमारे बिजनेस रियल एस्टेट के ऊपर हम आते हैं बात करने के लिए। तो भूपेश जी, एक बात बताइए कि हर एक सिटी जो है ना, उसका एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहता है। आप देखेंगे कुछ सिटी, अभी जैसे हम बैंगलोर या पुणे की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में तुरंत आईटी आता है। पैसा कहाँ ज्यादा किस बिजनेस से आता है, जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, ये 2 चीज हर एक स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर सिटी के लिए। जी। तो इंदौर के लिए इकोनॉमिक जो हब है वो क्या है? कौन सी इंडस्ट्री जो इकोनॉमी ड्राइव करती है इंदौर के लिए? देखिए एक नहीं हो सकती है, जो भी, मतलब विच आर द मेजर थिंग्स।
इंदौर क्या है कि सबसे पहला तो एक पीथमपुर है इंदौर से नजदीक 25 किलोमीटर दूर, जो एक पूरा ऑटोमोबाइल हब बन चुका है आज की तारीख में, जहाँ के बड़े बड़े सारे आयशर है, बजाज है, सारे ब्रांड के सभी इंडस्ट्री आई हुई है। उसका भी एक पूरा फुटफॉल का जो बेनिफिट है और उन इंडस्ट्री के कारण जो एम्प्लॉयमेंट है उसका बेनिफिट इंदौर को मिलता है। उसके बाद रेडीमेड का बहुत बड़ा एक ऑल ओवर इंडिया एक रेडीमेड का बहुत बड़ा सेंटर है। साथ में एजुकेशन को लेके भी इंदौर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और अभी जो आए हैं नरसिंह मुंजी, सिम्बायोसिस और सारे तमाम मैनेजमेंट कॉलेज, आईआईटी और आईआईएम दोनों एकमात्र इंडिया में इंदौर ऐसा है जहाँ दोनों चीजें अवेलेबल है। क्या बात है। तो एजुकेशन हो गया, आईटी हो गया, आईटी में भी अभी टीसीएस, इन्फोसिस सब अपने कैंपस स्टार्ट कर चुकी है। तो ये ओवरऑल, और दूसरा सबसे बड़ा आया जीएसटी के बाद चेंज। इंदौर की जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सेंटर की, ऑल ओवर इंडिया के सेंटर में, तो यहाँ से क्या है कि चारों तरफ रॉ मटेरियल सब जगह से आना और फिनिश गुड को भेजना, जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो बहुत एक मिनिमम आती है। तो उसके कारण भी इंदौर में जो सारी इंडस्ट्रियां और लॉजिस्टिक का एक जो बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है, Correct. वो भी इंदौर को एक नए उस पे लेके जाएगा, स्पेंड करेगा। Very good, excellent. I think Sorry. these are the things which makes your city a very very vibrant city. You know, हम हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे सिटी है जिसकी लोकेशन अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, और इस तरीके के डाइवर्सिफाइड प्रोफेशन होने से इकोनॉमी आपकी स्टेबल रहती है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर नहीं टिके हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो। जी जी दैट्स अ वंडरफुल थिंग। गजेंद्र भैया, मैं जब आया तभी आपका जो एसोसिएशन इरवा, इंदौर रियल्टर वेलफेयर एसोसिएशन में आया था, और अभी मैंने 3 दिन पहले फेसबुक पे देखा आपने एक नया और एक एसोसिएशन की स्थापना की है। तो बताइए कि एसोसिएशन कितने हैं इंदौर में, और जो लोग सुन रहे हैं, जो ब्रोकर, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर है हिंदुस्तान में, तकरीबन 10 लाख ब्रोकर है, और 10 लाख ब्रोकर में से कुछ 50-60,000 ब्रोकर रेरा रजिस्टर है। और हम जब एनआर इंडिया की भी बात करते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर इंडिया, जैसे आपके डेवलपर के लिए क्रेडाई है, तो उसमें तकरीबन 3 या 4 हजार कंपनियां मेंबर है, उनके टोटल स्ट्रेंथ 50,000 तक जा सकती है, बट वो एक कंपनी में जितने लोग हैं वो मेंबर है, समझो, एसोसिएशन। आपको क्या लगता है कोई ब्रोकर को एसोसिएशन ज्वाइन करने से कितना फायदा होता है, और आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? विनोद जी, हम अगर इंदौर में एसोसिएशन की बात करें तो लगभग 5 से 6 एक्टिव एसोसिएशन हैं जो ब्रोकर फ्रेटर्निटी से कंसल्टेंट्स की एसोसिएशन है। इरवा बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा सतत कार्य कर रही है, लगभग 100 के आसपास उनके मेंबर्स हैं। ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये एक विजन और एक मिशन लेकर आई है। इस एसोसिएशन का नाम है एयर, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंदौर रियल्टी एक्सपर्ट्स। इस एसोसिएशन में लगभग 150 रियल्टी एक्सपर्ट्स साथ में जुड़े हैं, और यह न सिर्फ इंदौर मध्य प्रदेश बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। और इसके विशेष जो गोल्स हैं, इसमें सबसे पहला ये है कि हम बिल्डर्स के साथ में मिलकर पहले जहाँ नए हैं या ऐसे जो प्रोजेक्ट जहाँ उनको कलेक्टिवली एक बड़ी सेल्स फोर्स की जरूरत हो, और एक लार्ज लेवल पर जहाँ पर हम कंज्यूमर्स के पास पहुंच के उनके प्रोडक्ट्स को जल्दी से बेच सकें, इसके लिए यह टीम जो है एकजुट होकर कार्य करेगी। दूसरा, हमने इसके अंदर एक विशेष प्रोग्राम रखा है जिसका नाम है इंटर बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम, जो 7 तारीख को एक मेगा इवेंट होने वाला है। इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें हमारे जो रियल्टर्स होते हैं वो लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी डालते हैं, परंतु ज्यादातर ग्रुप में उन रियल्टर्स का आपस में इंट्रोडक्शन ही नहीं होता है, एक दूसरे को जानते नहीं है। और फिर जब ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी मैच हो रही है किसी कंज्यूमर के साथ, तब वो यही सोचते रहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मैं कार्य करूं या ना करूं। तो हमने सोचा कि इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप के पहले एक कदम उठाते हुए सबसे पहले एक हम इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम रखें सबका, जिसमें एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें, साथ में ये अपना एरिया ऑफ वर्किंग बता सकें, और फिर वहां से एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दें जिसमें प्रति माह वे लोग मिलकर आपस में प्रॉपर्टीज को एक्सचेंज करें और प्रैक्टिकल बिजनेस करें। और जिस तरह बीएनआई में सुबह 7:30 बजे से 8 बजे फेलोशिप होती है और 8 से 10 का इवेंट होता है, इसी तरह से अपने सुबह ब्रोकर्स का टाइम रखा है 7:30 to 8, वो हमारा फेलोशिप
8 बजे से 10 बजे तक हम प्योर बिजनेस की बात करेंगे और ब्रेकफास्ट करके अपने अपने ऑफिस पे जाएंगे। तो यह एक प्रोग्राम इंटर बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम है। साथ में जिस तरह से अभी आपने ब्रोकर्स की पाठशाला जोड़ी है, ऐसे बहुत सारे इतने हमारे साथ में brokers जुड़े हैं जिनकी बेसिक नॉलेज है, लेकिन अभी इतना विस्तार से नॉलेज नहीं है, जो बहुत एनर्जी है जिनमें, जो काम करना चाहते हैं, परंतु उनको जो नए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, रेरा है, सब जो प्रोटोकॉल्स है, उनका आइडिया नहीं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे हम आप जैसे विशेषज्ञों को समय समय पर फिजिकली और ऑनलाइन बुलाएंगे, इस तरह के ट्रेनिंग सेशन करेंगे, जिससे कि वे जो लोग जो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, ये आगे आए, और साथ में जो लोग अभी थोड़ा सा छोटे प्लेटफॉर्म पे हैं, वो इसमें बड़े लेवल पे काम कर सकें। और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने सीएसआर को इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रखा है, और जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अभी से टाई अप कर दिया है। एक हमने पहले ही सत्र में एक मेडिकल बैंक की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत कुछ सामान जैसे कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, बेड्स हैं, व्हीलचेयर्स हैं, ये हम लोगों के पास रहेंगे, और इंदौर से कोई भी हमसे जिसे जरूरत हो ले जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, और जब जरूरत पूरी हो जाए वापस दे। इस तरह के प्रोग्राम्स भी हम कंटिन्यू में साथ में चलाने वाले हैं। तो सारे लक्ष्यों को लेकर इस नई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई है सभी मेंबर को एयर के। और मैं देख रहा हूं कि आपका रोटरी का और बीएनआई का दोनों अनुभव इस संस्था को आगे ले जाने में बहुत काम में आ रहा है। विनोद भैया, आपने जैसे कहा कि आप कुछ सालों से रियल एस्टेट कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने स्पेसिफिक कमर्शियल के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। जी। तो पहले हमारे एक 25 साल पहले की अगर हम पीछे चले जाते हैं, तो अगर आप मेडिकल प्रोफेशन भी देखेंगे, तो हर एक छोटे शहर में या छोटे गांव में एक ही डॉक्टर हुआ करता था, एमबीबीएस, बिल्कुल सर। जिसको हम फैमिली डॉक्टर बोलते थे। कभी कभी गांव का डॉक्टर बोलते थे, पूरे गांव में एक ही डॉक्टर रहते थे। और किसको नाक का तकलीफ हो, कान का तकलीफ हो, हार्ट का तकलीफ हो, वो डॉक्टर एक ही दवाई देता था आपको। करेक्ट। तो हमारे प्रोफेशन में भी अगर मैं देखता हूँ 25-30 साल पहले, तो एक ही कंपनी में ब्रोकर होता था, वो रेसिडेंशियल भी करता था, कमर्शियल भी करता था, रिटेल भी करता था, लैंड भी करता था। लेकिन अब समय बदल गया, हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आंख के अंदर भी अलग अलग वर्टिकल्स है, वो रेटिना का अलग डॉक्टर है, तो बहुत माइन्यूट हम लोग फोकस एरिया में काम करते हैं। तो हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसा फोकस अभी आ रहा है, और आपने जैसे कमर्शियल और रिटेल का काम किया है जी। आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनलिज्म रोटरी अपने रियल एस्टेट में कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके हिसाब से एक प्रोफेशनल ब्रोकर के अंदर क्या क्या होना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले प्रोफेशनल ब्रोकर के पास तो अभी जो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड लाइसेंस कर दिए हैं, जैसे अपना एक रेरा सर्टिफिकेट है, वो ऑल ओवर इंडिया में लागू हो चुका है। तो सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल ब्रोकर के पास में रेरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कंपलसरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोफेशन में जी अभी जरूरत पड़ रही है पब्लिक को भी। यदि पब्लिक भी सबसे पहले आजकल पूछता है भाई रेरा सर्टिफिकेट है कि नहीं। जो एसोसिएशन के मेंबर है, जैसे हमारी एसोसिएशन है, पहले इरवा में था, मैं अभी एयर में हूँ, उसमें भी रेरा सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो सबसे पहले किसी भी प्रोफेशनल ब्रोकर को अपनी जो कानूनी काम है वो सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, रेरा सर्टिफिकेट। और फिर जो बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लाइसेंस है, जैसे इंदौर में नगर निगम के लाइसेंस मिलते हैं, गुमास्ता लाइसेंस, जो भी काम करने के लिए लाइसेंस मिलते हैं, सबसे पहले तो उसके पास में वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड पे वो कहला सके कि हमें मेरे पास में रेरा सर्टिफिकेट भी है, गवर्नमेंट का जो भी लाइसेंस है वो लाइसेंस भी है। बाकी तो उसको जो प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी हो, जिस भी प्रॉपर्टी में डील कर रहा हो, वो कमर्शियल में कर रहा हो, रेसिडेंशियल में कर रहा हो, कर रहा हो, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके पास मेरे हिसाब से सारी जानकारी होना चाहिए, ताकि वो जिसको प्रॉपर्टी बेच रहा है या दिला रहा है या जिसकी प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, अभी भी और भविष्य में भी। सही जानकारी उसके पास होना चाहिए। बहुत बढ़िया, मतलब ये बेसिक चीज है जो किसी को प्रोफेशनल। मैं गुजारिश करता हूँ सारे दर्शकों से, केवल स्पीकर्स को छोड़ के उनका वीडियो और ऑडियो ऑफ रखें, ताकि हम प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच। पंकज भैया, अभी जो हालात है इंदौर में, बिकॉज लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे सिटी के अंदर बहुत फास्ट सेलिंग हुआ है, तो करंट अभी रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों मार्केट में, रेसिडेंशियल में खास करके इंदौर में अभी कितनी इन्वेंट्री बची होगी रेडी पोजीशन में, और लास्ट 1-1.5 साल में लॉकडाउन खुलने के बाद में क्या फर्क आया वहाँ? सर, लॉकडाउन के बाद जो है, जो यहाँ के जो बायर्स हैं, या यूं बोलो कि पोटेंशियल बायर्स, जो प्रोस्पेक्टिव, जो फ्यूचर में प्लान कर रहे थे कि लेने का, आपकी बाद में कर लेंगे, तो लॉकडाउन के दौरान उन लोगों का, सभी लोगों का काफी सारे
व्यू चेंज हो गया है कि भाई अपना घर होना चाहिए। तो वो जितने भी जो रेंट पे रह रहे थे, जो जिन्होंने अपना बाइंग पोस्टपोन कर रखी थी कि भाई 2 साल बाद लेंगे, 3 साल बाद लेंगे, या किसी को था कि प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन आएंगे उसके बाद, तो उन लोगों ने है ना डिसीजन अपना प्रीपोन करके इमीडिएटली है ना बाइंग शुरू कर दी उन्होंने कि भाई कम से कम अब लॉकडाउन जैसी स्थिति आज तक कभी किसी ने अज्यूम नहीं करा था कि ये चीज कभी ऐसा दिन आएगा। तो जब उन्होंने अपने घर पे बैठा 2 महीना 3 महीना, तो उनको लगा कि अपना घर तो कम से कम अपना होना चाहिए और एक अच्छा घर होना चाहिए। तो लोगों ने जो भी इनके घर लेना मतलब डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद से रेसिडेंशियल में तो कम से कम जो फ्लैट्स वाला जो इन्वेंट्री थी वो फटाफट खत्म होने लग गई। तो और चूंकि अब पिछले कुछ सालों से रेसिडेंशियल बिल्टअप की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स आए नहीं हैं, तो जो भी इन्वेंट्री वो बहुत दिक्कत हो गई। अभी भी बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है नहीं अगर तो, और नए प्रोजेक्ट्स भी जो हैं अभी हैं पाइपलाइन में, जो भी लोग प्लान कर रहे हैं बिल्डर्स वगैरह। तो मेरे ख्याल से रेसिडेंशियल बिल्टअप का मार्केट तो अच्छा है। और प्लॉटिंग की बात करें तो प्लॉटिंग ऑलरेडी डिमांड में है। छोटा साइज के प्लॉट्स आज भी डिमांड में है और हमेशा सी रहे हैं। बात करें कमर्शियल की, तो कमर्शियल लॉकडाउन के बाद तो वैसे भी डाउन ही था पूरा, क्योंकि मॉल्स बंद थे, थिएटर्स बंद थे, कोई बाहर निकल नहीं सकता था। पर चीजें अब पिकअप हो चुकी है, रिकवर हो चुका है बहुत कुछ, और प्राइजेस भी सब वापस एट पार आ चुके हैं। और अब आईटी ऑफिसेज जो थे वो सब ऑफलाइन उनका वर्क चालू हो चुका है, तो अब कमर्शियल में भी वो फ्लो देखने को मिल रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आई थिंक पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं तो रेसिडेंशियल लग्जरी सेगमेंट बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है। रेडीमेड इन्वेंट्री ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई है। नए प्रोजेक्ट्स में भी अब धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। तो 100% इंदौर को भी आगे बहुत ही अच्छा रेसिडेंशियल मार्केट दिख रहा है। उपेश भैया, अब आप जैसे पिछले 12 साल से है रियल एस्टेट में, तो आपने किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन इंदौर में देखा है पिछले दशक में? अगर हम स्पेसिफिकली 2010 के बाद देखें तो आपने क्या बदलाव देखा और कैसे चेंजेस आए इंदौर के अपने आसपास रियल एस्टेट कमर्शियल मार्केट में, खासकर क्या क्या नई चीजें हुई? जी, क्या है, हम जो देखते हैं कुछ समय पहले 10-12 साल पहले देखते थे तो एक रियल एस्टेट मार्केट इंदौर का एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा था। यानी लगभग 70% सप्लाई जो था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता था। बहुत कम लोग थे ऐसे जो कि सारे कंप्लाइंसेस करते थे, गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करते थे, टैक्सेशन वगैरह जो वेट वगैरह ये सारी चीजें करते थे। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एक जो बिल्डर्स थे उनमें गैप, रेट का बहुत बड़ा गैप आ जाता था। करेक्ट। तो उसके कारण उनका सप्लाई बहुत ज्यादा था। अब ये हो गया कि आफ्टर रेरा क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर लगभग खत्म होने की ओर है, और सब जो अच्छे रेपुटेड बिल्डर हैं जो लीगल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सारे नॉर्म्स और कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण एक ट्रांसपेरेंसी भी आई है, और उसके कारण एक अच्छे बिल्डर का रेपो जो बिल्ड हुआ है उसके कारण एक कॉन्फिडेंस भी बायर में बना है, और प्राइसेस भी बढ़ी हैं। जो एक मार्जिन था बिल्डर का, डेवलपर का, वो भी बढ़ा है। और साथ में क्या, एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए जो एक हिम्मत चाहिए, एक डेयरिंग चाहिए डेवलपर को, वो भी आई है। करेक्ट, करेक्ट। जिससे कि वो एक अच्छे प्रोजेक्ट को, कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स अभी और बड़ी बड़ी टाउनशिप से कमर्शियल रेसिडेंशियल आए हैं अभी, जो कि बड़े किसी भी मेट्रो को बराबरी पे इंदौर को लाने की तैयारी है इस हिसाब से। एब्सोल्युटली। और जैसा गजेंद्र भाई आपने कहा कि पॉलिटिकल विल भी, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, वो भी एक बहुत मायने रखती है किसी भी सिटी और स्टेट के लिए, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आपका कस्टमर चाहता है। आपकी कस्टमर की डिमांड क्या है। और जैसा आपने कहा कि पिछले दशक में बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, आईटी कंपनी आई है वहाँ पे, बड़े बड़े मॉल में कॉर्पोरेट आपकी ब्रांड्स आए हैं वहाँ पे। अब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपर को कंस्ट्रक्शन करना है, उनकी नीड है वो हिसाब से आपको सर्व करना है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में हर एक डेवलपर अपनी तरफ से बदला है, चाहे ब्रोकर हो चाहे डेवलपर हो। तो गजेंद्र भैया, आपको क्या लगता है कि अभी जो जहाँ पे आप खड़े हैं आज के तारीख में इंदौर में, रेडी तो इन्वेंट्री ज्यादा करके निकल गई है,
तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में आगे कितने सारे प्रोजेक्ट नए, कितने लॉन्चिंग हुए, कितना इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर? विनोद भैया, जो इन्वेंट्री अभी हम अगर रेसिडेंशियल की बात करें तो काफी सारी इन्वेंट्री तो सोल्ड ऑफ है। अगर स्पेशली हम कंस्ट्रक्शन वाली इन्वेंट्री यानी कि अपार्टमेंट्स वगैरह की बात करें, एक ट्रेंड ये भी देखने में आया है कि इरा के बाद से हमारे यहाँ पर और कोविड के बाद से भी प्लॉटिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड आया है। लोग जो पहले ज्यादा अंदर ही सिटी के रहना पसंद करते थे और अपार्टमेंट्स को पसंद करते थे, उनकी जगह पे वे लोग हमारे यहाँ बाईपास का एक एरिया है, एक सुपर कॉरिडोर का एक एरिया है, इन एरिया को हम पहले आउटर एरिया मानते थे, परंतु अब बहुत सारे हमारे बिल्डर्स जो हैं वहाँ पर प्लॉटिंग के अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं और लोगों ने उसको बहुत ही प्रेफर किया है। और वो सारे जो अब हम अगर देखते हैं तो रेशो हमारा कुछ इस तरह से है कि 25% जो नया डेवलपमेंट है वो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स का है और 75 जो है वो रेसिडेंशियल में प्लॉटिंग करा रहा है। इसी तरह से अगर हम कमर्शियल की बात करें तो एकदम जो हार्डकोर सिटी है उसमें थोड़ा सा अभी ब्रेक लगा है कंस्ट्रक्शन का, और जो ये कंस्ट्रक्शन जो नया आ रहा है कमर्शियल में वो इस तरह से स्कैटर हुआ है बाहर, और जो चेंजेस हुए हैं उसमें वो एडेप्टेबिलिटी को देखते हुए है कि जो कंज्यूमर जो मॉल पैटर्न आया है तो वो कुछ इस तरह की बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें नीचे शोरूम्स भी हो, ऊपर एक रिटेल का सेक्टर भी हो, फिर उसके ऊपर ऑफिसेज हो और एट द एंड ऊपर फूड कोर्ट आ जाए। तो ये एक डिमांड है जिसको देखते हुए बिल्डर ने अपना जो पूरा सेलिंग कंसेप्ट था कि पहले एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग होती थी और सारे ऑफिस हो जाया करते थे, उसको चेंज करते हुए मल्टीपल तरीके से एक बिल्डिंग का निर्माण हो, ऐसी हम देख रहे हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ रही हैं इंदौर में। चलो, वेरी गुड। विनोद भैया, कमर्शियल जो है लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा हिट हुआ था, Yes, sir. चाहे होटल्स हो, चाहे मॉल्स हो, ऑफिस जो थे, और खास करके जो प्रीलीज इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया था, तो जी बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे थे कि जिन्होंने 50% अपना पैसा लगाया, 50% बैंक से लोन लिया, और जो रेंटल आता था वो बैंक डिस्काउंट किया। बिल्कुल वैसे सर। लोगों को बहुत तकलीफ हुई बिकॉज रेंट आ नहीं रहा था। बैंक आपको मॉरिटोरियम दे रहा है लेकिन आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो अभी क्या हाल है वहाँ, उस चैलेंजिंग टाइम में आपने आपका बिजनेस आपने कैसे संभाला? हाउ डिड यू हैंडल द चैलेंजेस? और अभी धीरे धीरे और वर्क फ्रॉम होम कल्चर चालू हुआ, सर तो अभी अभी तो आप इंदौर में कमर्शियल का क्या स्टेटस सर अभी तो आप मान सकते हैं कि स्थिति लगभग लगभग नॉर्मल हो गई है। जो हाँ। पैंडेमिक सिचुएशन थी उसमें बहुत सी कंपनीज ने, किसी ने रेंट में थोड़ा सा नेगोशिएट कर लिया, किसी ने 2-4 महीने के लिए नेगोशिएट किया, किसी ने लंबे टाइम के लिए नेगोशिएट कर लिया कि अभी हम आपको किराया देते रहते हैं, लेकिन साल भर तक 6 महीने तक ये किराया यही कंटिन्यू रहेगा। या किसी ने जो पैंडेमिक कोरोना का लॉकडाउन था उसके पूरा वेव ऑफ ले लिया। तो उस सिचुएशन में तो स्थिति संभल गई थी। आज की कंडीशन में सर जो है वो कंडीशन नॉर्मली हो गई है लगभग लगभग। अब मान के चलें कि जो पैंडेमिक में जो कॉर्पोरेट स्पेस खाली हुए थे वो 70% अब ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, क्योंकि आईटी कंपनियां भी रिटर्न आ गई हैं। जो लॉजिस्टिक पार्क थे वो भी ऑलमोस्ट बहुत हद तक आ गए हैं। रिटेल तो सर सबसे ज्यादा अभी हाउसफुल है। अच्छा, रिटेल it is रिटेल doing के लिए good. अभी इंदौर में जगह ढूंढनी पड़ेगी यदि आपको कारपोरेट लेके आएंगे तो अरे वाह, क्या लोकेशन बात पे। है। तो अच्छा अभी विनोद रिटेल भैया, सबसे ज्यादा चल रहा है सर। इंदौर में अगर हम रिटेल की बात करें तो टॉप 3 लोकेशन कौन से हैं? जो रिटेल नंबर 1, 2, 3, और वहाँ पे रेंटल क्या है? सर अभी अपन इंदौर में टॉप लोकेशंस की बात करें तो अभी टॉप लोकेशन पे कमर्शियल में एबी रोड ही आता है, विजयनगर एरिया। हाँ, वहाँ पे भी जैसे अपन पलासिया से विजयनगर की बात करें तो वहाँ अभी रेंट आप मान के चले तो 200 से 200 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 250 रुपए स्क्वायर फीट तक का एरिया है अच्छा, ग्राउंड फ्लोर के अंदर रिटेल ग्राउंड के फ्लोर के लिए। अंदर सर। और ये आप जो प्राइस बोल रहे हैं 200 to 250, दैट इज ऑन कारपेट एरिया, कारपेट कारपेट कारपेट। और वहाँ पे आउटराइट प्राइस क्या रहेगी? आउटराइट से लगभग मान के चले 35 से 40 हजार रुपए। अच्छा, मतलब वो हिसाब से तो रिटर्न अच्छा मिलता है अगर किसी हाँ को नहीं ये, invest लेकिन करना है ये तो। जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ सुपर बिल्टअप पे बता रहा हूँ, सेल प्राइस। अच्छा, सेल प्राइस सुपर सेल बिल्डर प्राइस सुपर बिल्टअप पे बता रहा हूँ। तो उसका मतलब उसको कारपेट के ऊपर 80,000 के आसपास हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सर, कारपेट के ऊपर लगभग आप 50-55% मान सकते हैं। हाँ, हाँ, उससे सेकंड नंबर पे यदि अपन बात करें तो अभी जो सबसे लेटेस्ट एरिया चल रहा है वो स्कीम नंबर 140 चल रहा है। एक इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी हाँ, जो अभी बिल्कुल कमर्शियल के मामले में भी बूम पर है। वहाँ जितने भी मैक्सिमम ब्रांड्स हैं वहाँ पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स तो आ भी चुके हैं और अभी कुछ लाइन से 2-3 बिल्डिंगें कमर्शियल और बन रही है, 1-2 तैयार हो चुकी है और 1-2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो एरिया अभी काफी हद तक प्रोग्रेसिव है, एग्रेसिव है। कौन सा एरिया है वो, वापस एक बार बताइए। स्कीम नंबर 140 पिपलियाहाना। अच्छा, और वहाँ पे रेंटल क्या रहेंगे कमर्शियल के? वहाँ रेंटल अभी सर आने कभी कभी मान के चले 150 to 175 रुपीज। 175। और तीसरा नंबर का लोकेशन कौन सा है? तीसरा नंबर पे एमजी रोड सर। एमजी रोड है, और वहाँ पे क्या रेंटल है?
एमजी रोड पे सर रेंटल ज्यादा है, थोड़ा सा मान के चले कि 250 से 300 रुपये रेंटल आएगा वहाँ पे भी, पर वो वहाँ भी तो ऑप्शंस कम हो गए हैं। वो जुना है, मतलब एमजी रोड जुना हाँ, है। एक्चुअली एमजी रोड सबसे पुराना है, वो पहले जो कमर्शियल रिटेल्स आते थे वो सबसे पहले एमजी रोड पे ही आते थे। अभी भी आप लेकिन देखेंगे तो मैक्सिमम ब्रांड आपको एमजी रोड पे मिलेंगे, पर अब वो अवेलेबिलिटी नहीं रह गई है वहाँ पे। हिंदुस्तान में हर एक अच्छी सिटी में एमजी रोड तो है ही। हाँ और सर, एमजी रोड बिल्कुल है। हमेशा टॉप का रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम ही ऐसा है, उसकी ब्रांड ऐसी है। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक हाँ, वो अदर थोड़ा सा पीछे हो गया है क्योंकि वो अवेलेबिलिटी डिवाइडर बन गए हैं, और का ट्रैफिक कंजप्शन बहुत शाम के समय बहुत ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ रिटेल के हिसाब से भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कम है, मतलब ये इतनी कह अवेलेबल सकते नहीं है। हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि आज का जो जनरेशन है मिलेनियल्स, वो हाँ। महात्मा गांधी के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इससे थोड़ा दूर आज जा रहा है। आज के यंगस्टर्स को क्या है, थोड़ा सा खुला माहौल, ट्रैफिक से थोड़ी सी मुक्ति और ये सारी चीजें चाहिए, तो ये जो दोनों एरिया बताए मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी कम है, स्पेस ज्यादा है, और पार्किंग स्पेस विजयनगर में जो स्कीम्स आई हैं उसमें जितने भी कमर्शियल स्मॉल्स आए हैं उसमें सब में पार्किंग स्पेस सफिशिएंट है। एमजी रोड थोड़ा पार्किंग के मामले में भी अभी, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है तो इतनी यस पार्किंग यस। छोड़ी नहीं गई थी, 140 में भी काफी पार्किंग स्पेस है, और तो इस आज वजह का से जो दोनों एरिया अभी भी काफी डेवलप्ड है। हिंदुस्तान पूरा ये यूथ है, आई थिंक इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री नाउ इन द वर्ल्ड। यस सर। हमारा 65-70% जो पॉपुलेशन है वो बिलो 30 है। यस तो सर। सो दैट इज वेयर, मतलब आप कुछ भी बनाते तो उनको ध्यान में रख के आपको करना पड़ेगा। हाँ सर, वो डेवलपर को भी वही करना पड़ेगा जो यंगस्टर चाहता है। फिर तो आप हर हर सिटी में एक प्लानिंग अथॉरिटी रहती है, तो अभी जैसे आप बात कर रहे थे, जो नया एरिया डेवलप हो रहा है जहाँ पे आप भी कमर्शियल और होटल बना रहे हैं, तो इंदौर में कितने प्लानिंग अथॉरिटी है, और ये जो प्लॉटिंग आप नया जो एरिया बन रहा है जहाँ पे सुपर कॉरिडोर जो आप बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट ही उसको लैंड का ऑक्शन करती है कि प्राइवेट लैंड ओनर्स भी है, और एफएसआई का क्या वहाँ पे टर्म्स है इंदौर के अंदर? कुछ प्लानिंग के बारे में बताएंगे इंदौर के? महेश भाई आपसे प्रश्न। मुकेश भाई आपको पूछा है। हेलो, हाँ मुकेश भाई। आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ जी, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। हाँ, इंदौर की जो हर सिटी में एक प्लानिंग अथॉरिटी होती है, और एक टीपी टाउन प्लानिंग होता है, कुछ एफएसआई रोड के हिसाब से होती है, जी। और गवर्नमेंट कुछ कॉस्ट लेती है उसका आपको अप्रूवल का। जी। तो हर सिटी में अपना अपना रूल है, तो आपकी सिटी में कैसे एफएसआई रूल है, कितनी प्लानिंग अथॉरिटी कौन है मेन, और प्लानिंग के लिए कितना वक्त लगता है अप्रूवल के लिए, और चार्जेस कैसे रहते हैं पर स्क्वायर फीट? देखिए, दो तरह का प्रोजेक्ट डिजाइनिंग होता है। जैसे एक तो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक बिल्टअप है। इन दोनों के लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग फीस कैलकुलेशन स्ट्रक्चर दिए गए हैं। प्लॉटिंग प्रोजेक्ट थोड़ा सा इजी है, इसीलिए ज्यादातर डेवलपर उधर डेवलप करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो लेआउट सेंक्शन करता है, और नगर निगम कॉलोनी सेल डिपार्टमेंट है जो आगे की परमिशन देते हैं, उसमें जो एक फीस स्ट्रक्चर है वो प्लॉटिंग में काफी कम है अदरवाइज देखें। और बिल्टअप पे फीस वगैरह बहुत सारी ज्यादा है, क्योंकि दूसरे चार्जेस, क्योंकि जब आप हाइट पे जाते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन और पॉपुलेशन ज्यादा रहती है वहाँ, तो उस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास जो चाहिए रहता है वो अथॉरिटीज को ज्यादा डेवलप करना पड़ता है। ड्रेनेज है, वाटर लाइन है, सब चीजें, रोड नेटवर्क है, सब। तो उस तरह का सब चीजें रहती है। बाकी जो प्रोसेस है वो अभी नया रेगुलर इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। पहले तो काफी इस तरह के प्रोजेक्ट बड़े बड़े आए नहीं थे, तो प्रॉब्लम मालूम नहीं पड़ती। मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, अथॉरिटीज भी, यहाँ पे जो अधिकारी है वो भी सब सपोर्ट कर रहे हैं, और रेगुलर उसमें नए नए चीजें इम्प्रूव कर रहे हैं। जी, एक चीज देखी हमने, बड़े प्रोजेक्ट्स कोई आते हैं तो वहाँ के लोगों को उसका अनुभव नहीं रहता है, जो प्लानिंग अथॉरिटी में भी जो बैठे हैं, इसलिए उनको वक्त लगता है कभी बड़े सिटी में जाके विजिट करके वहाँ के इंजीनियर्स को मिलके वहाँ से कुछ वो लोग गुफ्तगू करके वहाँ से फीडबैक लेते हैं, और वो आगे चलता है प्रोजेक्ट। लेकिन फिर भी अभी वहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस चालू हुआ है आपकी सिटी में? ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन हो गया? जी जी, ऑनलाइन हो चुका है। एफएसआई को लेके क्या यहाँ गवर्नमेंट से बाय करने का अभी नहीं है, जो आपने बोला। हाँ। 1 एफएसआई से 3 एफएसआई तक का एक फार्मूला दिया हुआ है, अलग अलग लैंड यूज पे और अलग अलग एरिया में। जो 1 to 1.5 टू हाइट वाइज भी है, वो अलग अलग एरिया के हिसाब से और लैंड यूज के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है मास्टर प्लान में।
और अभी आपके इंदौर में कमर्शियल बिल्डिंग और रेसिडेंशियल हाईएस्ट जो टावर जो है कितनी हाइट तक गए हैं अभी तक अप्रूवल में? 60 मीटर हाइट है मैक्सिमम हमारे यहाँ अभी जो सेंक्शन हुई है। 60 मीटर के ऊपर अभी तक कोई बिल्डिंग बना नहीं है। जी जी। वेरी गुड। पंकज भैया, आपके हिसाब से जो कॉस्ट है अप्रूवल कॉस्ट, वो और आप जो डेवलपमेंट करते हैं जो लोकेशन में, उसके हिसाब से, बिकॉज मुंबई में बहुत चैलेंजिंग है मुंबई जैसे सिटी में, कि कहीं कहीं ऐसा है कि आपकी जो लैंड कॉस्ट है तकरीबन या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कुछ एरिया में उतनी कॉस्ट अप्रूवल की आती है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टर्म्स के हिसाब से वायबल नहीं होता है। तो प्लॉटिंग जो होती है वहां पे अप्रूवल के लिए पर स्क्वायर फीट कितनी कॉस्ट डेवलपर को आती है, और मेन सिटी में आप अगर 15 या 20 माले का बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें पर स्क्वायर फीट आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है अप्रूवल कॉस्ट? सर देखिए सर, अप्रूवल कॉस्ट के लिए हर प्रोजेक्ट का अलग अलग ही रहता है। मतलब जैसे आपने बोला कि क्या लोकेशन है, क्या प्रोजेक्ट टाइप है, प्लॉटिंग है, क्यूब बिल्टअप है, मतलब मोटा मोटा देखें तो 5 से 10% कॉस्ट लगभग आती है प्रोजेक्ट, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की जो अप्रूवल कॉस्ट है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और क्या गाइडलाइंस है वहाँ की, और किस टाइप का प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल एक कॉलोनी है, प्लॉटिंग है, तो उस हिसाब से मतलब एक 5 से 10% एक एवरेज, मतलब उसके आसपास टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आती है उसमें। वेरी गुड। गजेंद्र भैया, इंदौर में बहुत सारा एप्रिसिएशन हुआ है रियल एस्टेट के अंदर, और मुंबई में बहुत सारे इन्वेस्टर को मैं जानता हूँ जो रेगुलर इंदौर वाले, और कुछ लोग इंदौर वाले मुंबई भी आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से। तो आपके हिसाब से पिछले 10-15 साल के अंदर इंदौर के अंदर रेसिडेंस में कितना लोगों को रिटर्न मिला है और कमर्शियल में कितना रिटर्न मिला हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है गजेंद्र भैया। नहीं, नहीं आ रही सर। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। आप है तो अनम्यूट। हम चाहकर भी आपको नहीं सुन सकते। Anyway, आपका कुछ कनेक्टिविटी का इशू लग रहा है। कनेक्टिविटी कुछ तो गड़बड़ है। विनोद भैया, आप बताइए कमर्शियल के अंदर जी सर। और रिटेल में लास्ट 15 साल में कितना एप्रिसिएशन मिला है लोगों को ऑफिस बिल्डिंग के अंदर या रिटेल के अंदर? रिटेल के अंदर आप सर अभी मान के चलिए कि लगभग डबल ही हो गया 10 से 15 सालों में। बस डबल तो बहुत कम है सर, 15 साल में रियल मैं तो अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ 8 साल के हिसाब से। हाँ। तो डबल टेबल 4 गुना तो आप सब लगा ही सकते हैं, मिनिमम तो डबल हो ही गया है, क्योंकि आप कमर्शियल में भी जैसे 2 साल आप देखें कोरोना के जो लॉकडाउन थे हाँ, उसमें रिवर्स चला गया था। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन लगभग आज अच्छे लोकेशन में शॉप्स जो है वो कोई सिटी में मैंने देखा है कि सर 15 साल में 10 गुना हो गया, खास करके रिटेल के अंदर बहुत बहुत जबरदस्त रियल एस्टेट में। और आपकी सिटी में भी ऐसे लोकेशन होंगे जहाँ पे लोगों देखो ने कुछ लोकेशन ऐसे जहाँ पे 10 गुना हो गया, और जैसे फिर वो बात वही आएगी कि जैसे एमजी रोड हो गया, विजयनगर, पलासिया हो गया, क्योंकि ये क्या ये सब रनिंग रोड हैं। यहाँ पे कमर्शियल मेन रोड की डिमांड्स बहुत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि पुराने जमाने के सब कटे हुए हैं, तो इस पे डेवलपमेंट के प्लान सारे प्लॉट्स नहीं है। जैसे अभी एबी रोड पे आप देखो तो बड़े प्लॉट्स सब लिमिटेड अवेलेबल हैं, और जो पुराने बंगले थे बड़े बड़े वो सब टूट के अब कमर्शियल में होते जा रहे हैं। तो उन क्षेत्रों में जरूर आप मान सकते हैं कि 8 से 10 गुना हो गया। जैसे अपन एमजी रोड के शोरूम्स की बात करें, वो शोरूम जहाँ पहले 10-12 हजार रुपए में बिकते थे, आज की कंडीशन में 50-55 हजार रुपए में बिक रहे हैं। तो और उसका ऑफिस एप्लीकेशन तो रिटेल में तो आ ही गया है सर। ऑफिस बिल्डिंग में क्या रेट में फर्क आया है पिछले 10 साल? ऑफिस बिल्डिंग में सर पहले ऑफिस थोड़ा सी बिल्डिंग पुरानी बनती थी, अब क्या हाई टेक्निक और सारे जो भी नए अपडेट्स है उसके हिसाब से बन रही है। तो अभी जो सबसे महंगी बिल्डिंग बिक रही है वो आप मान के चले कि 12-12.5 हजार रुपए के आसपास कारपोरेट स्पेस बिक रहे हैं। और सेलेबल पे कि कारपेट पे? नहीं, सेलेबल पे सर। सेलेबल पे। तो मेरे ख्याल से मैं 2015 में जब आया तभी विजयनगर में 3,500 रुपए में ऑफिस मिल रही थी। अब थोड़ा सा मुश्किल है सर। अब जो भी बिल्डिंग नई लॉन्च हो रही है
तो आप मान के चले कि मिनिमम थोड़े से डिस्टेंस पे भी माने आप तो 7-7,500 रुपए से कम में कोई भी बिल्डिंग नहीं है। अभी आई थिंक भूपेश जी ज्यादा बेटर बता सकते हैं क्योंकि सर ने कॉरिडोर पे एक बिल्डिंग बना रहे हैं अच्छी। यस यस। हेलो। हाँ गजेंद्र भैया, आप बताइए रेसिडेंशियल में क्या अप्रिसिएशन हुआ है पिछले 15 साल में? आवाज आ रही है विनोद भैया? हाँ अभी आ जी रही है, राजीव। बिल्कुल आ रही है। जी जी। मैं ये कह रहा था कि बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, हम दोनों की बात करें जिस तरह हाँ से विनोद भाई ने बताया कि कमर्शियल की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, इसी तरह से रेसिडेंशियल में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। कई गुना प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं, परंतु फिर भी कमर्शियल की ग्रोथ कंपैरेटिवली ज्यादा है। और अगर हम रेसिडेंशियल को बाइफरकेट करें बिटवीन द प्लॉटिंग एंड अपार्टमेंट्स, तो डेफिनेटली प्लॉटिंग्स के रेट जो है वो कई गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। हम अगर रिटर्न्स की बात करते हैं बिटवीन कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल, तो अगर हम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें तो रेसिडेंशियल में कहीं भी 25,000 से 35,000 40,000 तक का रेंट आता है। हाँ इसी तरह से वही 1 करोड़ अगर हम कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं तो 35,000 से 60,000 तक का रेंट आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड द लोकेशन। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ साथ उन्हें स्टेडी इनकम भी यहाँ पर मिल रही है। और बहुत अच्छी बात यह है कि आज भी अगर हम रेंट पे फ्लैट देखने जाते हैं तो अच्छी टाउनशिप्स में अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, यानी कि स्कोप बहुत है आगे नई बिल्डिंग्स के आने का। और कोविड के बाद जो थोड़ा सा स्लैग ऑफिसेज में आया था वो भी अभी जैसा चर्चा हुई है धीरे धीरे दूर हो रहा है। तो शोरूम्स तो पहले से भी ज्यादा नहीं थे अवेलेबल और ऑफिसेज की भी डिमांड वापस बढ़ी है, तो एक पॉजिटिव। गजेंद्र भाई, आप बताएंगे कि रेसिडेंशियल के टॉप 3 लोकेशन इंदौर के कौन से हैं, प्लॉटिंग में और बिल्डिंग में, और वहां पे प्राइसेस क्या चल रहे हैं? अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बॉम्बे हॉस्पिटल का जो एरिया है जिसे हम निपानिया का एरिया बोलते हैं वो सबसे पहले आगे निकल कर आया अपार्टमेंट्स में। दूसरा एरिया जो कि विनोद वर्मा जी ने आपको बताया स्कीम नंबर 140 पिपले आना वाला एरिया, वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ। तो ये दो पर्टिकुलर एरिया ऐसे थे जो अपार्टमेंट्स के डेवलपमेंट में सबसे आगे गए। और अगर हम प्लॉटिंग की बात करते हैं तो बाईपास का एक पूरा एरिया है। और दूसरा एरिया जो बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रहा है वो सुपर कॉरिडोर का एरिया है, जिसे कि हम विजयनगर यानी कि जहाँ सयाजी और रेडिसन होटल आपने मैरियट होटल देखा है वहां से लेकर और एयरपोर्ट के बीच में जो एरिया है इसी में टीसीएस इन्फोसिस वगैरह सभी आए हैं। तो प्लॉटिंग का एरिया वहां पर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। और प्राइसिंग कैसे, टॉप 3 प्राइसिंग 1 2 3, हाईएस्ट प्राइस किधर है रेसिडेंशियल, प्लॉटिंग और बिल्डिंग दोनों में? प्लॉटिंग का सर जो आप बात करते हैं तो टॉप में प्राइस में आप मान के चले कि 10 से 12 हजार रुपए स्क्वायर फीट तक अच्छे जो टाउनशिप्स हैं उनमें प्लॉट का रेट है। ओह, और अगर हम नीचे जाते हैं तो 1200 से 1500 के बीच में पर स्क्वायर फीट का रेट है। हाँ। और इसी तरह से अगर हम कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो 3000 से 3500 का मिनिमम कंस्ट्रक्शन प्राइस है। और जो सबसे हाईएस्ट है वो लगभग 11,000 के आसपास है कल्पतरू के प्रोजेक्ट का, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी में है रेस कोर्स रोड पर, उसका सबसे हाईएस्ट प्राइस आता है। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी, मैं आया था लास्ट टाइम आया तभी मैंने विजिट भी किया था, बहुत बढ़िया। अब पंकज जी, आप अभी आगे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इंदौर के आसपास, उस वही डिसाइड करेगा कि रियल एस्टेट में आगे क्या आएगा और एप्रिसिएशन कैसा होगा, करेक्ट? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए। तो आपके हिसाब से अगले 5 साल में इंदौर की जो शक्ल चेंज होगी वो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होगी और उसकी वजह से क्या क्या आ रहा है, तो इंदौर की यूएसपी क्या क्या मानी जाएगी बिजनेस के हिसाब से, रियल एस्टेट के हिसाब से? भूपेश भैया सुन रहे हैं आप? सर इंदौर में अभी एक बात करें तो हेलो। हाँ भूपेश भैया, आपको पूछा मैंने, सॉरी। अच्छा, हाँ हाँ जी। इंदौर के आसपास अभी जो डेवलपमेंट आ रहा है, हेलो, हाँ सर, प्लीज गो अहेड। हाँ जी। एक तो क्या डीएमआईसी का प्रोजेक्ट इंदौर से लग के जा रहा है, जिसके कारण डीएमआईसी का मतलब फुल फॉर्म क्या है सर? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अच्छा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वहां से भी जा रहा है, तो बहुत सारे जगह पे उसका इम्पोर्टेंस आ गया है। जी Very जी। good। हाँ, इसके अलावा जो एकेबीएन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और दूसरे गवर्नमेंट के भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सराउंडिंग्स में आ रहे हैं, जिसके कारण कि काफी इन्वेस्टमेंट बाहर का और जो बाहर की कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, वो इंदौर में आने के लिए तैयार है। तो इन सब के कारण एक अच्छा माहौल बन रहा है, इन्वेस्टर के लिए भी, यूजर के लिए भी, सब चीजें हैं जी।
इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो का अभी काम चालू है कि कितना टोटल एरिया आ रहा है मेट्रो का, कितने किलोमीटर का मेट्रो वहां पे बन रहा है? मेट्रो का भी फर्स्ट फेज है, नेक्स्ट ईयर में 23 में चालू करने का है इनका, हाँ हाँ। कि एंड तक ये चालू करेंगे। एक फेज है वो 13-14 किलोमीटर का, एक फर्स्ट ट्रायल रन जो है वो है प्लानिंग में। काफी अच्छी स्पीड से काम चल रहा है इसका ओके। अभी और इंदौर में। अभी एज ऑफ नाउ इंदौर में रिटेल में कितने मॉल है सर टोटल? रिटेल में 4 मॉल है। अगर बेसिकली अपन देखें तो एक टीआई हो गया, C21 हो गया, सेंट्रल हो गया, मल्हार हो गया। बाकी और फिनिक्स मॉल चालू, कैसा चल रहा है मॉल, कैसे चल रहा है, मतलब साइज के हिसाब से सारे मॉल का प्रॉफिटेबिलिटी है कि? नहीं, अभी कोरोना के बाद तो है, लगभग सारे माल फुल हो चुके हैं। पहले काफी वैकेंट थे, बीच में खाली हो गए थे, तो हाँ। अब सारे ब्रांड लगभग आ चुके हैं उसमें। और नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से फिनिक्स चालू हो जाएगा, तो हो सकता है कि एक नया तो आ फिनिक्स अभी जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन में। दैट विल बी द बिगेस्ट आई थिंक। बिगेस्ट बिगेस्ट। यस सर। क्योंकि फिनिक्स ब्रांड ही ऐसी है। और आपके वहां सर हॉस्पिटल्स में और होटल्स में कौन सी ब्रांड आ चुकी है ऑलरेडी? हॉस्पिटल में अभी कोकिलाबेन स्टार्ट हुआ, अच्छा। कोकिलाबेन का काफी अच्छा चल रहा है जी। बाकी अपोलो आ चुका है। ओके। हाँ, बाकी अरविंदो और ये सब है ही पुराने जो इंदौर के हैं, CHL, अपोलो, बॉम्बे हॉस्पिटल, ये सब। कोकिलाबेन के आने से वो वाला निपानी वाला बेल्ट अभी काफी तेजी से आगे बढ़ा है। उसके सराउंडिंग्स में मॉल वगैरह और काफी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आए हैं अभी सही। और होटल्स में कौन से होटल्स है सर? होटल में अभी मेरियट आया है, रेडिसन है, इसके अलावा अपना शेरेटन आया है। ओके। हाँ जी। तो है अभी स्कोप है अभी आपका इंदौर में स्कोप है दोनों एरिया के अंदर। और एजुकेशन में तो आपने कहा कि IIM और IIT दोनों है, तो जी। लीडर्स आ गए आपके वहां पे। हाँ, और और स्कूल्स में भी ज्यादा करके बड़े ब्रांड्स आ गए आपके? हाँ, स्कूल्स में भी आई हैं, अभी सारे आ ही रहे हैं। और इंदौर के खुद के लोकल जो ब्रांड हैं, शिशुकुंज और एमराल्ड, और ये काफी बड़े ब्रांड, DPS है, सभी है, जो काफी अच्छा एक कैंपस जो है डेवलप किया है इन लोगों ने भी। क्योंकि हम कुल मिला के रियल एस्टेट की बात करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी ये जी। सारी चीजें आएगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं तो घर तो सबको चाहिए। घर सब कुछ। तो पंकज भाई, आज अभी इंदौर के अंदर अफोर्डेबल सेगमेंट की क्या हाल है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इतना सारा डेवलपमेंट होता है कोई सिटी के अंदर, 10-12 साल के अंदर सब चीज आती है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको कभी कभी ये भी सुनने को मिलता होगा कि अरे यार पहले जैसा इंदौर नहीं रहा, खुले खुले रास्ते थे, गांव था, और ग्रीनरी थी, वो सब धीरे धीरे डिसअपियर होती है। तो लिविंग लिविंग स्टाइल, लाइफस्टाइल का क्या हालत है, और अफोर्डेबल सेगमेंट में क्या हो रहा है इंदौर में? सर, अफोर्डेबल सेगमेंट ना बिल्टअप की अगर मैं बात करूं तो रेरा के बाद से अब एक्चुअली देखा जाए तो अब अफोर्डेबल अब कुछ रहा नहीं। जिस हिसाब से प्राइजेस इतनी बढ़ चुकी हैं, तो और अगर अफोर्डेबल में हम बात करेंगे छोटा यूनिट्स, तो फिर क्या होता है कि वो उसमें रेरा के बाद से जब क्वालिटी की बात आ रही है तो फिर है ना, क्वालिटी पे फोकस करना जरूरी हो गया है उसमें। अब अगर अपन अफोर्डेबल और क्वालिटी दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो गैप रह जाता है। या तो क्वालिटी बनाना है तो वो चीज अफोर्डेबल हो नहीं सकती, तो वो फिर उसको क्वालिटी जब मेंटेन करते हैं तो फिर वो प्राइजेस, तो अब वो अफोर्डेबल वाला सिर्फ एक साइज में रह गया है कि अगर आपने यूनिट छोटा है तो उसको अफोर्डेबल बोलेंगे। प्राइस वाइज अगर अपन देखेंगे तो आप अफोर्डेबल आपको नहीं बोल सकते उसको। बाकी बात यह है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है, तो पिछले 10-15 सालों से हम देखेंगे तो सब बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर में डेवलप हुआ है। इतने सारे हॉस्पिटल्स आए हैं, एजुकेशन है, IT भी जैसा काफी बहुत सारा अब आ रहा है। और है ना, तो जैसे मॉल्स इतने सारे हैं तो लोगों के पास में सभी घूमने फिरने के लिए भी जगह है, ट्रीटमेंट भी करना है तो वो इंदौर में हो जाता है। तो बहुत ज्यादा लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एजुकेशन के लिए इंदौर में सब चीजें अवेलेबल है, इतने सारे ब्रांड्स हैं। तो लाइफ जो है इंदौर में पहले से ऑब्वियसली बेटर हुई है, और लोग एंजॉय भी करते हैं उस चीज को। और जो खुला खुला था पहले, तो अब वो चीजें अब ठीक है। अब पहले लोगों को
एक लोगों को अब थोड़ा सा दूसरे का टेस्ट भी चेंज हो गया है, तो अब वो जो भी चीजें डेवलपमेंट हुआ है उसके साथ में इंदौर वालों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, तो अब वो भी अच्छा लगता है। नहीं, अगर मैं 30-35 साल पहले की बात करूं तो हर इंसान को बम्बई आना होता था, बड़े सिटी में, या दिल्ली हाँ। जाना होता था मेट्रो के अंदर, और बम्बई की चाहत थी। और जिस तरीके से हम पिछले दशक के अंदर डेवलपमेंट देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी खास करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सारे गेम चेंज किए। आज आप इंदौर में रह के आपको जो बंदा बम्बई, लंदन में जो बंदा कुछ भी मंगाता है वो ऑनलाइन आप भी मंगा सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे बैरियर निकल गए हैं, और उसकी वजह से अभी लोगों की चाहत जो बड़े सिटी में जाके रहने की या कमाने की, वो धीरे धीरे तो अपनी सिटी में सब अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल। गजेंद्र भैया, हमने देखा कि बहुत सारे इंडस्ट्री की जैसे ही अब रियल एस्टेट ब्रोकरेज और रियल एस्टेट पूरी इंडस्ट्री जैसे डेवलपर भी आगे उसमें बहुत तेजी से हम एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। अभी जैसे मैं आप सबको पूछूं कि आपने टीवी कहाँ से खरीदा, तो आप में से कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने सैमसंग कंपनी से लिया या सोनी कंपनी से लिया, करेक्ट? एक शोरूम है, वहां से आपने लिया, वो शोरूम है, वो उनके डीलर बोलो या डिस्ट्रीब्यूटर बोलो। वैसे ही आप कोई भी चीज खरीद लो, आप अगर अमेजन से लेते हैं या घर पे बैठ के खाना भी मंगाते हैं, तो वो जो बीच में है वो मिडिल मैन है, जो आपको हेल्प करता है आपकी नीड पूरी करने के लिए। और मुझे लगता है रियल एस्टेट में भी एक वक्त ऐसा आएगा, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी हो रही है, पहले की कंपैरिजन में आप अगर 10 साल पहले इंदौर की आप बात कर लो कि अगर 100 बिल्डिंग बन रहे थे, तो अभी आपके 300 बिल्डिंग बन रहे हैं। जो साइज है, वो वॉल्यूम है, वो स्केल है, वो बहुत बड़ा होते जा रहा है। पहले सेल्स की किसी को फिक्र नहीं थी, सेल्स के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता था। अब कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा बनने को जाता है, उसके पहले फिगर आता है कि सेल्स कहाँ से लाएंगे। अभी रिवर्स कैलकुलेशन हो रहा है अपनी इंडस्ट्री में, उसलिए ब्रोकर की अहमियत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। बिकॉज आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बेचने हैं, आपको खाली इंदौर नहीं बेचना है। तो आपको क्या लगता है आगे चल के ऐसा सीन आएगा कि ब्रोकर और बिल्डर का रिलेशनशिप एक ही हो जाएगा, और डेवलपर का फोकस केवल कंस्ट्रक्शन होगा, केवल प्रोजेक्ट होगा, केवल स्केल होगा। उनके चैनल पार्टनर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ऑल ओवर इंडिया, वो जाके सेल्स लेके आएंगे। व्हाट इज योर व्यू? आपको आगे क्या लगता है, ऐसा किस तरीके से होगा? विनोद भैया, मुझे लगता है कि ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही है, क्योंकि पंकज भैया का एक प्रोजेक्ट है सहज रेसिडेंसी के नाम से, जिसमें 130 बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, और उसकी मार्केटिंग हमारी कंपनी कर रही है। और पूरी जो सेल्स का जो पूरा फोकस है, वो उसका जो डिजाइनिंग है, कैसे करना है, कहाँ करना है, हमारी पंकज भैया के साथ मंथली मीटिंग्स होती हैं, और पूरा का पूरा जो सेल्स है वो हमारी कंपनी करती है। बेनिफिट ये होता है कि बिल्डर जो होता है वो अपना फोकस, एक तो कंस्ट्रक्शन तो जैसा है वो करना ही है, परंतु साथ में जो नए प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं, जैसे कि अभी कमर्शियल आ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स आ रहे हैं, और प्लॉटिंग आ रहे हैं, तो ही कैन स्पेयर मोर टाइम ऑन अदर थिंग्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट रहता है। और जहाँ तक कि एक ब्रोकर का फ्यूचर में सवाल है कि उसका एग्जिस्टेंस किस तरह से है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि वे प्रोफेशनल ब्रोकर्स जो कि एक अपनी पूरी टीम लेकर चलते हैं, और उस टीम को भी इस तरह से गाइड करते हैं कि वे लोग, मतलब अगर उस टीम को देखे तो उसे लगे कि हाँ, ये लोग ठीक है कि ये मेरे अच्छे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो टीम होती है वो इस तरह की ट्रेन होना चाहिए कि दे कैन टेक दैट सीट एंड दे कैन डिलीवर, इस तरह से एक बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना चाहता है। दूसरी तरफ जहाँ तक ओपन मार्केट का सवाल है, क्योंकि बिल्डर जब पूरा बेच देता है उसके बाद वो नया प्रोजेक्ट देता है, तो जो ओपन मार्केट है, रॉ मार्केट, ग्रे मार्केट बोल सकते हैं, उसके अंदर हमेशा मिडिलमैन है, जो कंसल्टेंट है, उसकी जगह बनी रहती है। क्योंकि वहां पर एक कंज्यूमर को अपना जब मकान या प्लॉट बेचना होता है, तो उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। वहां पर भी ये जो हमारा कंसल्टेंट्स वाला जो डिपार्टमेंट है, ये हमेशा एक्टिव रहता है, और वो आगे भी चलकर एक्टिव रहेगा। जरूरत सिर्फ ये है कि हम अपने आप में इतना प्रोफेशनलिज्म लाएं कि जो भी लोग हमसे कनेक्टेड हो, वेदर दे आर बिल्डर और दे आर कंज्यूमर्स, उन्हें ऐसा लगे कि वी आर द राइट सोर्स, और हमारे पास आने से उन्हें भरपूर इंफॉर्मेशन मिलेगी,
उन्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ में अच्छी डील मिलेगी और यही चीज ब्रोकर को आगे लेकर जाएगा। एक्सेलेंट, वेरी गुड। मोहित भाई, आपको क्या लगता है आगे चल के ये जो डेवलपर ब्रोकर का रिलेशन है, जो कोलैबोरेशन है, क्योंकि होता है कि पहले मुझे मालूम है कि एक ब्रोकर अपने एरिया के बाहर नहीं निकल रहा था, ब्रोकर टू ब्रोकर रिलेशनशिप में भी बहुत फर्क था। आज ऐसा है कि मैं यहाँ बैठ के, मेरा कोई क्लाइंट को इंदौर में फ्लैट या कुछ चाहिए तो मैं फोन के ऊपर ही गजेंद्र भैया से या विनोद भैया से बात करा के नंबर शेयर करके उनको डायरेक्टली भेज सकता हूँ कि भाई आप जाके देख के आओ, अपनी ऑफिस है। तो ये जो नेटवर्क बढ़ रहा है, अगर आप गजेंद्र भैया को जानते हो तो गजेंद्र भैया के जितना ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क है वो आपका हो जाता है। सही बात। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आपको बिना कोई खर्चा किए हुए एक ही कनेक्शन से आप पूरे इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। सही बात। तो आपको क्या लगता है आगे चल के ब्रोकर और बिल्डर के अंदर रिलेशनशिप में क्या फर्क आएगा, और एज ए डेवलपर आप एक प्रोफेशनल ब्रोकर के अंदर क्या क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, ब्रोकर और डेवलपर दोनों तो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। डेवलपर अपना काम कर रहा है, वो एक अच्छे प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट बना रहा है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सारे लीगल कंप्लायंसेस पूरी कर रहा है, और ब्रोकर उसको सेल्स के द्वारा एक सपोर्ट दे रहा है। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों लोग जो है। और ब्रोकर का क्या रहता है कि फोकस्ड वर्किंग रहता है पूरे टाइम। क्या क्लाइंट डेली डे टू डे रहता है, एक उनकी एक्सपर्टाइज सेल्स टीम रहती है जिसको पूरा ट्रेन करते हैं, काफी मेहनत ये लोग भी करते हैं चीजें। और Yes. इनका जो एक पूरा ओवरऑल सर्कल है, जो आपने बोला नेटवर्क है, जो Yes. धीरे धीरे एक बनता है, उसका भी बेनिफिट उस पर्टिकुलर डेवलपर को मिलता है जिसके लिए ये लोग काम करते हैं। तो दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, दोनों के बगैर एक दूसरे अधूरे है, कि दोनों की Absolutely. जरूरत आवश्यक है। जी थैंक यू। यस पंकज भैया, आपके क्या विचार है इस संदर्भ में कि आगे चल के ब्रोकर्स का इंपॉर्टेंस कितना रहेगा इंडस्ट्री में, और उनको प्रोफेशनल, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ब्रोकर? सर बिल्कुल आगे ब्रोकर्स का जो है कि जैसे भूपेश भैया ने बोला, दे आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एक काम कर रहे हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए की तरह से काम कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रोल है उनका, और एक सपोर्ट उनका और जो रेरा रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं, और जो नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज में काम कर रहे हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरीके से क्लाइंट को सपोर्ट तो मिल ही रहा है उनका, भले वो रजिस्टर्ड हैं नहीं है। जो कई सारे ऐसे न्यू कमर्स होते हैं जिन्होंने बस स्टार्ट किया ही होता है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं क्लाइंट को सपोर्ट देते हैं। तो एक उनको रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए जो भी है, तो ताकि उससे क्या होता है कि एक कस्टमर को और भी जो उनसे मिलने वाले दूसरे लोग हैं उनको एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है। और दूसरा एक जैसे एक ये भी होता है कि एक जो होम लोन प्रोसेस होती है, आजकल क्या हो गया है कि होम लोन काफी कॉमन हो गया है। जो भी प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो उसको लोन मतलब चाहिए ही चाहिए, भले उसको रिक्वायरमेंट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है आज की तारीख कि वो बेनिफिट उठा लेता है उस चीज का, कि मेरे को होम लोन ले लेंगे, उसका इनकम टैक्स में भी काफी बेनिफिट मिल जाता है उसमें। तो अब क्या होता है कि जो भी ब्रोकर्स हैं उनको एक होम लोन का भी उनको जैसे जानकारी अगर पूरी हो तो वो एक कस्टमर को डील करने में उनको इजी होता है। नहीं तो क्या होता है, कस्टमर जाता है बैंक में, बैंक वाला जो भी चक्कर, तो एक जो इनके थ्रू वो तो जितने भी ऑर्गेनाइज हैं वो तो ऑलरेडी सब चीजों को एड पा रहे हैं, पर जो नए भी जो लोग जुड़ रहे हैं उन सबको धीरे धीरे वो भी सब सीख ही रहे होंगे। तो बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। और ब्रोकर जनरली एक्सटेंडेड आर्म होते हैं, न केवल होम लोन। आई नो लॉट ऑफ ब्रोकर्स इन आवर कंपनी आल्सो, वी हेल्प कस्टमर टू गेट सम गुड इंटीरियर्स, गुड फैसिलिटी मैनेजमेंट। आपकी फ्लैट अगर रेंट पे देनी है 1 महीना 2 महीना नहीं, अगर रेंट पे लगी है तो उसको साफ सफाई रखना, क्लीन रखना, यू नो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। So there are various things which a broker can help the customer. विनोद भैया, जो टेक्नोलॉजी की वजह से खास करके रेसिडेंशियल मार्केट के अंदर तो बहुत फर्क आया, बहुत सारे पोर्टल खुले हैं, यू नो, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोशल मीडिया में।
कमर्शियल और रिटेल में टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट आया आपके ऊपर? कमर्शियल में तो मुझे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया, क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज आते हैं वो लोकल ब्रोकर्स के साथ एसोसिएट जरूर करते हैं। बस ये टेक्नोलॉजी ने इतना फायदा जरूर पहुंचा दिया है कि जैसे मैं इंदौर में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने साइट पे, वेबसाइट पे कहीं पे भी कुछ डालता हूँ तो कहीं बाहर के जो नेशनल इंटरनेशनल के ब्रांड्स हैं वो मुझसे कनेक्ट इजीली हो जाते हैं, या मैं उनसे इजीली कनेक्ट हो जाता हूँ। तो एज ए ब्रोकर मुझे जरूर टेक्नोलॉजी का फायदा हो रहा है, वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एज ए एमएनसी देखें तो वो उनको कहीं ना कहीं लोकल जो भी ब्रोकर्स एसोसिएशन है उसका सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम वो भी चाहते हैं कि उनको क्रिस्टल क्लियर प्रॉपर्टी मिले, और जो भी टाइटल उनको नहीं मालूम होता कि जो बिल्डिंग है वो क्या ऑनलाइन टेक्निक ये नहीं बता सकती कि कौन सी बिल्डिंग लीगल है, वहाँ के क्या रेट्स है या क्या सारी चीजें हैं जो डिटेल्स है। तो उसके लिए उनको एसोसिएट्स का सहारा लेने आना ही पड़ता है उनके पास, मतलब आना भी चाहिए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का फायदा हमें तो मिलता है। कंपनी को ये जो मिल जाता है कि वो एक लोकेशन सर्च कर लेते हैं पूरी, कि भाई एमजी इंदौर में यदि नहीं उनको पता है कि एमजी रोड पे खोलना है, एबी रोड पे खोलना है, पिपलियाना में खोलना है, सपना संगीता खोलना है, तो लोकेशंस वो पूरी आइडेंटिफाइड कर लेते हैं भाई ऑनलाइन ही, कि इस एबी रोड पे ये भी सबसे अच्छा व्यापार चल रहा है। मान लो ज्वेलर्स का व्यवसाय, ऑटोमोबाइल वाला है, ऑटोमोबाइल वाले अभी मैक्सिमम बाईपास और उधर एबी रोड के देवास नाका एक एरिया है हमारा, उस तरफ जा रहे हैं। तो वो जरूर एक सर्च हो जाता है उनसे टेक्निकली कि भाई हमको एबी रोड पे नहीं जाना है, हमको तो देवास नाका वाला जो ऑटोमोबाइल वाला एरिया है हमको उसी एरिया में हमें हमारा शोरूम खोलना है। तो उस टेक्निक का ये फायदा जरूर मिल जाता है। और एसोसिएट को हमको तो फायदा मिल ही रहा है कि हम घर बैठे ऑनलाइन पूरे देश को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी गुड। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा फर्क आ रहा है अपनी इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे लोकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल नॉलेज, लोकल ब्रोकर, लोकल बिल्डर। लेकिन रिटेल के अंदर ये फर्क आया कि अब पहले ऐसा होता था कि कंपनी के लोग साइट देखने के लिए आते थे, हाँ अभी साइट देखने को नहीं आते। एज ए ब्रोकर आप उनको पूरे लोकेशन का वीडियो निकाल के अंदर का जगह, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में दूसरी कौन सी ब्रांड है उसका आपने फोटोग्राफ भेज दिया, तो 90% चीज फ्रीज करके जब एक ही विजिट के अंदर आपका ट्रांजेक्शन हाँ, वो पूरा मतलब होता एक्चुअली ना कि वो टेक्निक की सहायता से वो पहले ही डिसाइड करके आते हैं कि हमें हाँ। कौन सी एरिया में जाना है, तो हमारे लिए कौन सा उनको एरिया भी सूटेबल साइट है। विजिट, अभी ऑनलाइन साइट विजिट ज्यादा हो रही है सारी ब्रांड के। और जब बिल्कुल आते हैं सर। तो उस दिन फाइनल करके आपको एलओआई साइन करके जाते हैं, निकल के जाते हैं। बिल्कुल सर, समय बच गया है वेरी गुड। उनका भी और अपना भी। यस 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 यस। सो भूपेश भैया, पंकज भैया, गजेंद्र भैया एंड विनोद भैया, वक्त कैसे निकल गया पता नहीं चला। 1 सवा घंटा हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि चलते ही रहे, लेकिन समय की कुछ सीमा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंदौर की ओवरऑल मार्केट हम सबको समझा दी। लास्ट क्वेश्चन सबके लिए कि आगे इन्वेस्टमेंट के लिए इंदौर में क्या अपॉर्चुनिटी, अगले 5 साल में आप इंदौर में किसी को इन्वेस्ट करना है तो व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न वन कैन एक्सपेक्ट, आप सब लोग बता सकते हैं। यस भूपेश भैया, पहले आप। देखिए इंदौर में अभी क्या है, जो एक रेट को लेके जो है आज भी रीजनेबल है। अगर अपन अदर सिटीज से कंपेयर करने जाते हैं तो रेट वाइज काफी रीजनेबल है। 3,000 रुपए में रेसिडेंशियल फ्लैट्स मिल जाते हैं, 5 से 6 हजार, 5-6 हजार रुपए में ऑफिसेज मिल जाते हैं, जो अगर अगर कंपेरिजन करें तो काफी रीजनेबल है। यस तो एक बहुत बड़ा गैप है, तो एक है गुंजाइश काफी कि अगर आज भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न मिलना है। यस पंकज भैया। सर है, काफी काफी स्कोप है इन्वेस्टर्स के लिए। अब रीजन बीइंग कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंदौर अब पिछले 6 सालों से क्लीनेस्ट सिटी हो गया है। यस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोगों की नजर है कि इस सिटी में इन्वेस्ट करना है। और ऑलरेडी इतने सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आ रहे हैं, आईटी इतना डेवलप हो चुका है, तो रेट्स अभी भी सही बात है रीजनेबल ही है। अपन अगर दूसरी मेट्रो सिटीज या आसपास भी देखें तो बहुत रीजनेबल ही प्राइस है इंदौर अभी। बहुत कुछ स्कोप है, तो इन्वेस्टर्स आते हैं तो डेफिनेटली उनको अच्छा रिटर्न। तो अच्छा मिलना ही है। वेरी गुड, थैंक यू। यस गजेंद्र भैया। मुझे लगता है विनोद भैया कि ये जो ग्रोथ है ये डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है। और अगर हम आज देखें तो जिस तरह की डिमांड अभी इंदौर में बनी हुई है उस हिसाब से सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो एक रेगुलर ग्रोथ पाथ जो है मैं आगे देख पाता हूँ, जहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट का सवाल है। साथ ही क्योंकि एंड यूजर्स यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी
कोई लेता भी है तो जहाँ तक उस प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन का सवाल है कुछ उसको मिलेगा, पर साथ ही उसको इमीडिएटली टेनेंट्स या ऐसी कंपनी भी मिल जाएंगी जो उनके ऑफिस वगैरह को लीज आउट भी कर लेंगी, तो उसको एक परमानेंट जो ग्रोथ है रेगुलर मंथली इनकम के रूप में वो भी मिलेगी, और ओवरऑल प्रॉपर्टी जो कि बहुत अच्छी है, सेचुरेशन नहीं है, तो उसको ग्रोथ भी मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट पे, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा डेस्टिनेशन। थैंक यू यस विनोद भैया। जी सर, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इंदौर ने हमेशा दिया ही है सर सबको। क्या बात है। तो आप इन्वेस्ट कीजिए इंदौर में। इंदौर में जैसा कि भूपेश जी ने बताया था कि इंदौर में IIM भी है, IIT भी है, देश का पहला ऐसा शहर है जहाँ दोनों है। फ्लाइट कनेक्टिविटी आप कहीं से भी देखेंगे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड भी देख ले तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और इंदौर में से बहुत सारे एरिया भी नए डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे एक्सपांशन की बहुत संभावना है। जैसे इन्फोसिस आ रहा है, आई चुका है, और वो क्या नाम है इसका, टाटा का TCS कंपनी आ रही है, वो आ Yes. चुकी है सर। काइडोर एक नया, पूरा काइडोर एक नया इंदौर ही बोल सकते हैं आप उसको, यदि वो जो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहा है। तो बहुत सारी संभावनाएं अभी इंदौर में बची हुई हैं सर। और आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया जो आ रहा है हमारा इंदौर से थोड़ा सा 25-30 किलोमीटर पे, इंदौर एक छिपरा डकाचा का के विलेजेस आते हैं, वहाँ पे पूरे वो इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरा। तो वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियों ने, लॉजिस्टिक कंपनियों ने लैंड परचेस कर ली है, तो वहाँ पे भी बहुत संभावनाएं बची हुई है इन्वेस्टमेंट की। तो आप भी आए इंदौर इन्वेस्ट करें सर। Yes, 100%. I am really tempted to invest in Indore. तो एक बार फिर धन्यवाद। तो दोस्तों ये था आज हमारा संवाद इंदौर के ऊपर, सिटीस्केप में द पल्स ऑफ इंदौर। और हमारे सभी महानुभावों ने अपने अपने थॉट्स दिए इंदौर की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, और जो आई एम श्योर आप सबको कुछ ना कुछ इसमें से लेने को मिला होगा नॉलेज के तौर पे। तो आप भी इंदौर के साथ जुड़िए और अपना बिजनेस बढ़ाए। और वापिस एक बार आप सबके लिए, जो लोग पीछे से जुड़े ब्रोकर की पाठशाला के तहत, हम अब ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, जिसका रजिस्ट्रेशन हमने आज से ओपन किया है। एक बार फिर मैं आप सबके सामने रखता हूँ। रुखसर, कैन वी हैव द पोस्ट अगेन अबाउट द ब्रोकर की पाठशाला, ABC ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस। यस सर। ये 30 आवर्स का प्रोग्राम होगा और सर्टिफिकेशन कोर्स होगा। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन, कुछ लोग ऐसे जो SSC HSC के बाद में या एवरेज ग्रेजुएट होने के बाद में जॉब नहीं मिलती उनको, मुझे लगता है रियल एस्टेट बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है उन लोगों के लिए। तो दे कैन डू दिस कोर्स एंड वी आर गोइंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टिसिपेंट्स विद ऑल द ब्रोकर्स, जिनको भी वहाँ जॉब के लिए आज स्किल मैन पावर नहीं मिलता है, तो शायद उनको ब्रोकर्स लोग जॉब भी दे सकते हैं। तो दिस कैन बी multiple benefit for next generation. So we are launching soon. First week of July में शुरू होगा। आप अपना रजिस्टर करा सकते हैं if you want to participate and do this course. It will be 30 hours course, ABC of real estate brokerage business. Once again, thank you very much, and on behalf of all the brokers who are watching this show and will watch, and team of Broker Ki Pathshala would like to thank all our speaker today. And we would like to present the certificate of appreciation to all of you. Can we have the certificate, Ruksha? So first to Mr. Bhupesh Vyas, Broker Ki Pathshala and initiative of Square Feet Foundation. This is a certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Bhupesh Vyas, Chairman Bhupesh Vyas Group Indore, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Today, 3rd June 2022, season 5. Bhupesh bhai, thank you very much. Please accept this certificate, sir. Thank you, Vinod ji. Thank you very much. Yes, Ruksha. Next. Certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Pankaj Ramani, partner MGR Developers Indore, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. Today, 3rd June 2022, season 5. Thank you, Pankaj bhai. Please accept this. Thank you, sir. Thank you for inviting. Thank you, sir. Next. Certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Vinod Kumar Verma, owner, Nishta Real Estate Indore, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. 3rd June 2022, season 5. Thank you, Vinod bhaiya. Thank you very much for sharing about commercial. Thank you, sir. Thank you. And finally, dear friend and a fellow Rotarian, past district governor,
रोटेरियन, देखो आपके सर्टिफिकेट में भी रोटेरियन लिख दिया है सर। हमारे रुखसार ने, थैंक यू रुखसार, टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू फोन रोटेरियन करके अपन डॉक्टर अपना इनसे प्रोग्राम पूछ लेंगे। गजेंद्र सिंह नारायण। ज्यादा बजट नहीं है, मतलब बजट भी वही प्लाट तो छोटे ही लेना है। सर इससे बड़ा वाला ज्यादा से आवाज आ रही है, मैं रिक्वेस्ट जाए। प्लीज कोई डील करने के लिए बैठा हुआ है। देखो मैंने ट्रांजेक्शन थोड़ा इसका समझ लिया है आपसे। सर इम्पोर्टेंट। रुखसार, कैन वी हैव द सर्टिफिकेट अगेन प्लीज? Certificate of appreciation to express our gratitude to Rotarian Dr. Gajendra Singh Naran, Managing Director, Total Realty Solutions India Private Limited, Indore, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. 3rd June 2022, Season 5. Please accept it, Gajendra ji. थैंक यू सर, एंड इट इज माय ऑनर एंड प्लेजर कि मैं आपके इस इतने अच्छे प्रोग्राम में आ पाया। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। So nice of you. And before we sign off, let me announce the next Friday. We are going to visit, which is the next city? Let us see this. So next Friday on 10 June, 4 p.m. onwards, we are going to have a cityscape, the pulse of Kolhapur. मुझे इतना खुशी होता है कि मैं अलग अलग सिटी में घर बैठे शेयर कर सकता हूँ, वहाँ के लोगों से मिल सकता हूँ, वहाँ की सिटी के बारे में जानकारी पा सकता हूँ। So please join me on next Friday 4 p.m. at Kolhapur. We will be having the leaders from Kolhapur Real Estate who will share about the city of Kolhapur. So once again, thank you all for being here. And चलते चलते आपकी तरफ से last word. Yes, भूपेश भैया। जी विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू जी। Yes, पंकज भैया। सर वंस अगेन थैंक यू, और आपको आपके इस ब्रोकर की पाठशाला प्रोग्राम आप में है इसके लिए एक बार और बधाइयाँ, शुभकामनाएं। Thank you, sir. Thank you. Please keep watching it and stay connected with us. Yes, विनोद भैया। यस सर, हमेशा बी हैप्पी एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। गजेंद्र भैया, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। सर मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये क्रिएटिविटी और एनर्जी आपके अंदर बनाए रखे। बस आशीर्वाद है, बस थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस शो। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर, टेक केयर सर, बाय। थैंक यू बाय।